हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो साथियों, जो हमारी संविधान की क्लास चल रही है, आज हम उसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। और जो हम संविधान अब तक जितना पढ़ा है हमने, उसको रिवाइज़ करते हुए और आगे बढ़ेंगे। जो पिछली क्लासें हुई हैं उनको ध्यान रखिए, उनको देखिए आप पिछली क्लासों को, आपको बहुत कुछ मिलेगा उनमें से। और जो संविधान है हमारा, उसको आगे इन्हीं क्लासों के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। पूरा संविधान हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो यकीनन आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा उससे, और आपको प्रश्न मिलेंगे। आप क्लास देखिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, आज संसद। हमारा आज का टॉपिक है संसद। तो जो भारतीय संसद है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो जो भारतीय संसद है, जो संसद के चलेगी भाग 5 में संसद है, जो हमारा भाग 5 चल रहा है उसमें संसद, जो संसद का उल्लेख है 79 से लेकर 122 तक, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक जो हमारी संसद चलेगी। तो बात करें जो स्रोत है संसद का के लिए जो नियम लिए गए थे कि भारत की एक संसद होगी, वो कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिए गए थे। बात करें कि जो संसद है उसका दूसरा नाम क्या, उसको क्या कहते हैं दूसरे नाम से? जो संसद है उसका दूसरा नाम, अन्य नाम, उसको बोलते हैं व्यवस्थापिका या विधायिका। आप व्यवस्थापिका कहते हैं जिसकी काम व्यवस्था बनाना है, जिसका काम विधायिका है जो व्यवस्था बनाती है, वो है संसद हमारी। बात करते हैं आर्टिकल 79। जो 79 है, इसमें क्या कहा कि संसद का गठन, जो हमारी संसद है उसके गठन के बारे में कहा गया है। जो हमारा आर्टिकल 79 है, संसद के गठन के बारे में बताया गया है। अब देखें संसद का गठन कैसे होगा। तो संसद के गठन में सबसे पहले आता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा एक, और एक राज्यसभा और एक लोकसभा। यानी कि कह सकते हैं आप राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के मिलने से संसद का गठन होगा। जो हमारी संसद बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता। जो हमारी राज्यसभा है उसको हम बोलते हैं उच्च सदन। जो राज्यसभा है उसको हम उच्च सदन बोलते हैं, और जो हमारी लोकसभा है उसको हम बोलते हैं निम्न सदन। यानी कि जो राज्यसभा उसको उच्च सदन बोलते हैं और जो लोकसभा है उसको हम बोलते हैं निम्न सदन। इसका कारण है, जो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। 5 वर्ष में लोकसभा का विघटन हो जाता है, उससे पहले भी हो सकता है। कुछ परिस्थिति आ जाती है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर राष्ट्रपति संसद को यानी कि लोकसभा को भंग कर दे तो उसका विघटन समय से पहले हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। इस वजह से राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो जो हमारा आर्टिकल 79 है उसके अंदर संसद का गठन होगा, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के इन तीनों के मिलने से संसद का गठन होगा। जो राष्ट्रपति है हमारा, जो राष्ट्रपति है, यह संसद का अभिन्न अंग है। जो हमारी संसद बनती है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके, तो जो संसद है उसका अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। आप राष्ट्रपति को संसद से अलग नहीं कर सकते। अब बात करेंगे संसद के अंग। जो हमारी संसद है उसके कितने अंग हैं? तो संसद के होते हैं 3 अंग। 3 अंग में मैंने बताया कि पहला होता राष्ट्रपति, दूसरा होता राज्यसभा और एक हमारा होता तीसरा लोकसभा। ये 3 अंग हैं संसद के। अगर बात करें संसद के सदन की, अगर आप बात करें संसद के सदन की, तो 2 सदन होते हैं। जो संसद के अंग हैं वो तो 3 हैं, लेकिन जो संसद के सदन हैं वो 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक राज्यसभा हो गया और एक लोकसभा हो गया। 2 तो सदन हो गए, लेकिन जो संसद के अंग हैं जिनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है वो है अंग 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन 2, लोकसभा और राज्यसभा। इसी में बात कर लेते हैं। एक आता 79, 80, 81, इसी को हम बोलते हैं सरला। 79 में आ गई संसद, 6 संसद,
और आगे हमारा रैसा हो गया इसे 80 में राज्यसभा, रैसा राज्यसभा का बच्चा, लैसा हो गया लोकसभा 81। इन तीनों को आर्टिकल को इस तरीके से याद रख सकते हैं और पूछे जाते हैं तो एकदम आसान सी भाषा में है कि सरला याद करते हैं कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80 और 81 तीनों लगातार आर्टिकल हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आर्टिकल 80 है जिसमें आ जाएगी राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा का निर्माण कैसा हुआ, राज्यसभा का क्या काम है, राज्यसभा का कब गठन हुआ, तो देखते हैं इसमें जो राज्यसभा की संरचना है। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, देखिए राज्यसभा का गठन हुआ था पहली बार 3 अप्रैल 1952 को। जो हमारी राज्यसभा का गठन हुआ था फर्स्ट टाइम जब राज्यसभा गठन हुआ था उस समय डेट थी 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो गठन तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन जो उसकी पहली मीटिंग हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे, अब आपको पता होगा कि जो राज्यसभा का सभापति होता उपराष्ट्रपति होता, तो हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो ही इसके पहले सभापति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके जो राज्यसभा के प्रथम सभापति होंगे उस हिसाब से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो अब इसका पूर्व नाम क्या था? जो हमारी ये राज्यसभा हम आज बोल रहे हैं इसको पहले राज्यसभा नहीं था, इसका पूर्व नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको हम पहले बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों की परिषद। लेकिन इसका नया नाम जो इसको हमने राज्यसभा दिया है, इसका नया नाम जो राज्यसभा आया है ये, इसको नया नाम दिया था 23 अगस्त 1954 को। नए नाम का इसका नामकरण हुआ था। स्टेट ऑफ काउंसिल से जो राज्यसभा बनी थी वो 23 अगस्त 1954 को इसको नाम दिया गया था। और जो इसको नाम दिया गया था वो इसके सभापति द्वारा दिया गया था, नाम सभापति द्वारा। यानी कि सभापति कौन थे उस टाइम पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बात करते हैं राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। अगर हम राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो गए हमारे 250। अब बात करें कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो राज्यसभा है उसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 सदस्य। जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब बात करें कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हो गए। निर्वाचित सदस्य कितने हो गए राज्यसभा में? तो निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे 238। 238 और 12 पूरे 250 हो गए इस हिसाब से। तो निर्वाचित सदस्य हो गए 238। अब बात करें वर्तमान की, वो तो अधिकतम की बात है कितने सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में है एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट की बात करते हैं हम वर्तमान में। तो राज्यसभा में कुल सदस्य हैं इस समय 245। 245 सदस्य हैं वर्तमान में राज्यसभा में एट प्रेजेंट। तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं, ये तो कुल सदस्य हो गए हमारे। अब जो है मनोनीत सदस्य कितने हैं? मनोनीत सदस्य हैं 12। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं। अब बात करें राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य, आप 245 में से 12 घटा लो, (233), यानी कि 233 सदस्य हमारे निर्वाचित सदस्य हैं राज्यसभा में। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य, जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कौन सा राज्य है जो राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य चुनकर भेजता है?
तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य जो चुने जाते हैं वो यूपी के द्वारा चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सदस्य आते हैं चुनकर 31 सदस्य राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं। उसके बाद आता महाराष्ट्र आता, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता। बात करते हैं आर्टिकल 80 के फर्स्ट की। जो 80 का फर्स्ट है उसमें क्या कहा गया कि देखिए, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो कौन होंगे। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे वे किस क्षेत्र से होंगे, कौन होंगे। तो जो 12 सदस्य होंगे वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के विशेषज्ञ होंगे। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा तो वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे और इन क्षेत्र के वो विशेषज्ञ होंगे। उनको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। जो हमारा 80 का 4 है, आर्टिकल 80 और उसका चौथा है डी बोल सकते हैं। तो इसमें का चुनाव जो होगा, इनका चुनाव कैसा होगा। जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव किस तरीके से होगा, तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष होता बिकॉज जो जनता होती है वो डायरेक्ट इसमें मतदान नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो इनको चुनते हैं। तो इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। और जो इनको वोट करते हैं, जो इनको चुनते हैं, कौन चुनते हैं, जो हम विधानसभा में विधायक चुनते हैं वो ही विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, उनको निर्वाचित करते हैं, वोट करते हैं। मतदान कौन करेगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिनको जनता डायरेक्ट चुनती है। विधानसभा में जो विधायक होते हैं जिनको जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जनता सीधे सीधे भाग लेती है उनके चुनाव में, तो वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 83 के बारे में। जो संसद के सदनों की अवधि क्या होगी। जो हमारे संसद के सदन है उनकी अवधि क्या होगी। तो संसद के सदन की अवधि की बात करें तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जो राज्यसभा है हमारी उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, बल्कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। हाँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता, बल्कि राज्य बोल देते हैं कोई आम बोलचाल में कि राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होते, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, बल्कि हाँ उसके सदस्य का कार्यकाल होता है राज्यसभा के 6 वर्ष। तो है ना, राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होता है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी कि 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य हैं वो रिटायरमेंट हो जाते हैं और उतने ही सदस्यों के स्थान पर चुनाव करा लिया जाता है और नए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उतने सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। जितने रिटायर हुए उनकी जगह चुनाव हो जाएगा और नए सदस्य आ जाएंगे। अगर बात करें ये राज्यसभा के सदस्य हैं, ये त्यागपत्र किसको देंगे। अगर ये त्यागपत्र देंगे तो सभापति को, जो राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति को। सभापति कौन होता है राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति। पूछ लेते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो केवल उपराष्ट्रपति ही होगा, कोई अन्य व्यक्ति राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा हमारा वो ही राज्यसभा का सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति की बात कर लें तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है ना, वो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता, बल्कि वो राज्यसभा के जो सभापति हैं उसके तौर पर उसको वेतन मिलता है 4 लाख रुपए। जो उपराष्ट्रपति होता है उसको 4 लाख रुपए वेतन मिलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है, बल्कि जो राज्यसभा का सभापति है उसके तौर पर 4 लाख रुपए मिलते हैं वेतन के रूप में, और भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगर रिक्त स्थान होने पर उपचुनाव होता है, अगर मान लो कोई राज्यसभा का सदस्य है, किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, जब वो सीट रिक्त होएगी उसकी,
तो जो उसके सीट पर चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, वो उसके शेष कार्यकाल, जो उस व्यक्ति का शेष कार्यकाल बचा है, तो उसका शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होगा, ना कि पूरे वर्ष के लिए। इस अगर पूरे वर्ष के लिए होगा तो राज्यसभा का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा फिर टाइमिंग के हिसाब से। तो जो उपचुनाव होता है वो शेष कार्यकाल के लिए होता है, जो जिस व्यक्ति का शेष कार्यकाल जितना बच गया उसी के लिए उपचुनाव कराया जाएगा, उस शेष कार्यकाल के लिए। जो हमारा आर्टिकल 84 है, जो अनुच्छेद 84 है, उसके बारे में बात करें, संसद के सदस्यों की योग्यता। जो संसद के सदस्य हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल सी तो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, तो ये तो नॉर्मल आम बोलचाल की बात है, सबको पता ही है। तो भारत का नागरिक हो, और जो राज्यसभा की है यहाँ पर, तो राज्यसभा का जो सदस्य का निर्वाचन होता है उसकी जो उम्र होनी चाहिए मिनिमम कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जो राज्यसभा का सदस्य है वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और बोलते हैं कि लाभ के पद पर न हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, वो इस तरीके से आती है। आर्टिकल 99 के बारे में बात करते हैं कि संसद के सदस्यों की शपथ, जो संसद के सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? जो संसद के सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? अब राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएगा सभापति, इनको शपथ दिलाएगा सभापति। सभापति यानी कि इनका सभापति होता उपराष्ट्रपति। अब जो हमारा आर्टिकल 100 अनुच्छेद 100 है, इसके बारे में बात करते हैं। जो कोरम या गणपूर्ति की जो संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कोरम या गणपूर्ति जो पूरा होगा हमारा, वो कुल सदस्यों का 10% होगा, कुल सदस्यों का 10%। अब राज्यसभा में कुल सदस्य 250 का 10% 25 सदस्य, 25 लोग इसकी गणपूर्ति के होंगे। राज्यसभा के बात करें कि राज्यसभा के एक वर्ष में कितने अधिवेशन हो सकते हैं, तो राज्यसभा के एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन, यानी कि 6 महीने से के अंदर एक बैठक होनी जरूरी है राज्यसभा की। और ये है कि राज्यसभा के एक वर्ष में कम से कम अधिवेशन होंगे हमारे 2 अधिवेशन होंगे राज्यसभा के एक वर्ष में। और समय की बात करें तो 6 महीने, 6 माह में एक अधिवेशन होना चाहिए। 6 माह के अंदर एक बैठक हो जानी चाहिए, राज्यसभा के एक सदन की एक बैठक हो जानी चाहिए 6 महीने के। एक साल में 2 बैठक हो जाती है 6 माह के अंदर। जो हमारा आर्टिकल 106 है, अनुच्छेद 106, संसद के सदस्यों के वेतन में भत्ते। जो संसद के सदस्य हैं उनको वेतन में भत्ते किसके द्वारा दिए जाएंगे? तो संसद के सदस्यों के वेतन में भत्तों की बात करते हैं हम, तो वेतन में भत्ते दिया जाता है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से, जो हमारी संचित निधि है उससे इनके वेतन में भत्ते दिए जाते हैं। प्रति माह का वेतन देख लीजिए आप, और सांसद निधि देख लीजिए आप। हर आदमी सांसद बनना चाहता है, उसको काम से मतलब नहीं है, उसको ये दिख रहे हैं वार्षिक 5 करोड़ रुपए सांसद निधि है। आपके क्षेत्र में कितने सांसद पैसा लगाते हैं, कितना विकास कराते हैं, वो पता ही है सब हर आदमी सांसद बनना चाहता। तो उनके वेतन की बात हो गई, भारत की संचित निधि से जाकर प्रति माह का वेतन देख लीजिए, और सांसद निधि देख लीजिए वार्षिक। इसीलिए होड़ मची रहती है, पार्टी में टिकटबाजी है सांसद बनने के लिए। बात करते हैं राज्यसभा के कार्य व शक्ति। जो हमारी राज्यसभा है उसके कार्य क्या है और उसकी शक्ति क्या है? आपको पता होगा, आपके क्षेत्र से राज्यसभा से सांसद होंगे, कितना विकास कराते हैं राज्यसभा के सांसद, और जो लोकसभा वाले सांसद होते हैं वो कितना काम कराते हैं। पैसा बराबर आता है सबका, लेकिन राज्यसभा का जो सांसद होता है उसका पता नहीं होता कौन राज्यसभा का सांसद है। बात कर लेते हैं कि राज्यसभा के कार्य व शक्ति क्या, राज्यसभा का क्या काम है और उसकी शक्तियाँ क्या है। तो संविधान संशोधन के मामले में, अगर संविधान में संशोधन करना है उसके मामले में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो जो राज्यसभा को भी उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि लोकसभा को अधिकार प्राप्त है, उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये हो गई एक शर्त। दूसरी शर्त ये है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है। जो धन विधेयक होता है जिसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
जो धन विधेयक होता है उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन तक अपने पास रख सकती है राज्यसभा धन विधेयक को। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर पास नहीं कर भेजती है धन विधेयक को, तो वो स्वतः पारित हो जाएगा। जो धन विधेयक है अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर पास कर नहीं भेजती और अपने पास रखे रहती है, तो वो धन विधेयक ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा या धन विधेयक पास नहीं होगा, वो स्वतः पास हो जाएगा 14 दिन के अंदर, चाहे राज्यसभा पास करे या नहीं करे। अब अगर राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? अब बात करें जो राज्यसभा जो धन विधेयक उसको तो 14 दिन तक रोक सकती है, अगर 14 दिन से अधिक भी रोक रहेगी वो स्वतः पास हो जाएगा। और जो साधारण विधेयक होता है वो साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक अपने पास रोक कर रख सकती है, लेकिन उसे कैंसिल नहीं कर सकती। ये भी है, जो साधारण विधेयक है उसको कैंसिल नहीं कर सकती, राज्यसभा को इतनी पावर नहीं कि वो उसको कैंसिल कर दे। हाँ, 6 महीने तक साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। साधारण को 6 महीने तक रोक सकती है, लेकिन उसे कैंसिल नहीं कर सकती। और जो धन विधेयक है उसको 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, लेकिन वो स्वतः पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो राज्यसभा है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी स्थापना हुई अनुच्छेद 312 के अनुसार। जो आर्टिकल 312 है उसके अनुसार जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसकी स्थापना हुई है। अब उसमें ये क्या कहा गया है, जो यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पास कर दे, कोई बहुमत पास कर देती है राज्यसभा 2/3 बहुमत से, और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जाए। अगर राज्यसभा ने अपने यहाँ पर 2/3 सदस्यों के बहुमत से बहुमत पास कर दिया और वो ये कह रही है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जाए, तो ऐसी स्थिति में संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करती है। अगर राज्यसभा अपने यहाँ से कोई विधेयक पास कर देती है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जाए, तो संसद को उस स्थिति में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करनी पड़ेगी। 1961 में जो भारतीय इंजीनियर सेवा है इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी, और भारतीय चिकित्सा सेवा की स्थापना की गई थी। ये अखिल भारतीय सेवाएं इनकी स्थापना की गई थी। और 1962 में देख लीजिए, भारतीय कृषि सेवा की स्थापना की गई थी, भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की गई थी। तो इसी तरह से कानून बनाकर नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जा सकती है। राज्य सूची में दिए गए कानून बनाने का संसद का अधिकार, जो राज्य सूची में विषय दिए गए थे उनमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है। आर्टिकल 249 के अनुसार राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है संसद, अनुच्छेद 249 के अनुसार। और यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाया जाए, तो उस पर कानून बनाया जाएगा। बात कर लेते संसद कानून बनाए, तब इन विषयों पर संसद कानून बनाती है। 2/3 बहुमत से पास हो जाता तो उस स्थिति में संसद को उन विषयों पर कानून बनाना पड़ता है। अब ये कहते हैं कि यदि कोई सदस्य है राज्यसभा का और वो राज्यसभा को बिना बताए, उसके सदन में बिना बताए राज्यसभा के, और 60 दिन तक अनुपस्थित रहता बिना किसी सूचना के, तो उस सदस्य को का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा। यदि इसमें ये कहा गया 60 दिन तक यदि कोई भी राज्यसभा का सदस्य है और बिना बताए वो अनुपस्थित रहता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी पद को रिक्त मान लिया जाएगा। उसका पद जो है 60 दिन तक बिना बताए राज्यसभा को, बिना इन्फॉर्मेशन के अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को रिक्त मान लिया जाएगा। अब इसी में आ जाती है हमारी लोकसभा। हमने राष्ट्रपति की बात हम पहले कर चुके हैं, राज्यसभा की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा का गठन, जो हमारी लोकसभा है उसका गठन की बात करें 17 अप्रैल 1952 हमारी लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल
1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। और जो प्रथम बैठक हुई थी लोकसभा की, गठन तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी लोकसभा की वो 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। आर्टिकल 81 जो अनुच्छेद 81 है वो क्या कहता है कि लोकसभा की संरचना, कि एक लोकसभा होगी उसकी क्या संरचना है, कैसे लोकसभा का निर्माण होगा, लोकसभा कैसे बनेगी, उसके बारे में कहता आर्टिकल 81। ये इसमें फिर वही आ गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। वर्तमान में अधिकतम लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं हमारे 550। लोकसभा में जो हमारे लोकसभा सांसद हैं वो 550 बन सकते हैं अधिकतम। अच्छा, राज्यों से निर्वाचित सदस्य हमारे हो गए 530। आगे बढ़ते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य आते हैं हमारे, जो हमारे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी क्षेत्र हैं, तो उनसे जो निर्वाचित होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य वो होते हैं 20। 530 और 20 इस तरह से होगा 550 सदस्य। अब बात कर लेते हैं कि एट प्रेजेंट वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो हमारे वर्तमान में लोकसभा में सांसद हैं 543। वर्तमान में हमारे लोकसभा में सांसद है 543। जो राज्यों से निर्वाचित हैं, जो राज्यों से निर्वाचित सदस्य हैं तो 530 सांसद राज्यों से चुन के आते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं 13 सांसद। 13 सांसद केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं। जो हमारा आर्टिकल 331 है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी। जो आंग्ल भारतीय समुदाय था, एंग्लो इंडियंस थे, तो उनको अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता था चुनाव में, तो राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता था लोकसभा में। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता था अगर वो डायरेक्ट रूप से चुनकर नहीं आते थे, उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था चुनाव में, तो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनता था, लेकिन अब नहीं चुनता था। ये वाला आर्टिकल भी हो गया समाप्त। ये तो हो गई लोकसभा की बात। जो आर्टिकल 333 है, अनुच्छेद 333, यदि राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य डायरेक्ट रूप से चुनकर नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल 1 सदस्य एंग्लो इंडियन को चुनता था। तब राज्यपाल राज्य विधानसभा में 1 सदस्य का एंग्लो इंडियन का चुनाव करता था, लेकिन ये भी अब समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं, जो 104वां संविधान संशोधन था 2019 में हुआ था, 104वां संविधान संशोधन, या आप विधेयक बोल सकते हैं, तो 126वां जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 था, उसके अनुसार देखिए, इसमें थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, जो संविधान संशोधन तो 104वां है, और जो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक 126वां, कुछ ऐसे विधेयक हुए थे जो पारित नहीं हुए, पास नहीं हुए, और वो कैंसिल हो गए। तो इस वजह से संविधान संशोधन तो 104 है, और जो हमारा विधेयक है 126वां, तो कुछ विधेयक ऐसे होते पास नहीं हो पाए थे, उस वजह से 126वां विधेयक 2019 के उसके आधार पर ही जो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। तो बता दिया मैंने 331 और 333 आर्टिकल जो है उसके आधार पर, आर्टिकल 331 और 333 लोकसभा व राज्य विधानसभाओं का आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय का समाप्त हो गया। अब एक 104 में जो संविधान संशोधन हुआ, इसी के आधार पर जो SC व ST हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उनका जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 10 वर्ष के लिए उनका आरक्षण बढ़ा दिया गया, और वो आरक्षण अब 2030 तक लागू रहेगा। लोकसभा व विधानसभाओं में SC व ST, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 10 वर्ष के लिए यानी कि 2030 तक रहेगा, वो बढ़ा दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? लोकसभा के सदस्यों को चुनाव की बात आती है आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सदस्य के चुनाव के बारे में कहा गया। और जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें जनता डायरेक्ट शामिल होती है, भाग लेती है, वोट देती है।
तो ये चुनाव होता प्रत्यक्ष। जो लोकसभा का चुनाव होता वो होता प्रत्यक्ष। इस चुनाव में वयस्क मतदाता मतदान करते हैं, यानी कि जो जनता है वो सीधे सीधे वोट करती है। जो वयस्क मतदाता हैं यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक हो गई है, और जो वोटर लिस्ट है उनमें उसमें उनका नाम है। ऐसा तो नहीं है कि आप 18 वर्ष के हो गए और आप वोट डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। 18 वर्ष के हो गए हैं और वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तब आप वोट डालने के हकदार हैं, आप वोट कर सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 83 के बारे में, जो अनुच्छेद 83 है, लोकसभा का कार्यकाल। अब ये कहना है कि लोकसभा का क्या कार्यकाल होगा। लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वह एक स्थायी सदन है। तो लोकसभा का कार्यकाल हो गया 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता। अगर प्रधानमंत्री लिखित में यह सूचना दे दे राष्ट्रपति को और इस्तीफा दे दे अपना, तो लोकसभा प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के अनुसार। जो अनुच्छेद 85 है उनके अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता, हाँ, लोकसभा को भंग कर सकता है। अब मान लो कोई आपात स्थिति है, बाह्य आक्रमण है, या देश में ऐसी स्थिति है कि चुनाव नहीं कराया जा सकता, उस स्थिति में जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जो हमारा आर्टिकल 84 है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। जो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा सांसद, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? वो है नॉर्मल, देखो, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और उम्र का प्रावधान है इसमें 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, पढ़ा लिखा 0 हो, अनपढ़ हो बिल्कुल चलेगा, लेकिन पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, लोकसभा का सांसद बन जाएगा। 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक हो, भारत के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है। भारत के किसी भी कोने से, कहीं से भी भारत का नागरिक हो वो चुनाव लड़ सकता। तो साथियों, हमने बात करी है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। राष्ट्रपति हम पहले पढ़ चुके हैं और भाग 5 चल रहा हमारा, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक चलेगा, भाग 5 अनुच्छेद। तो आज हमने उसके आर्टिकल राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करी है। तो साथियों, हमसे जुड़े रहिए, क्लास देखते रहिए। आपको ज़रूर, जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, यानी कि ये मान लीजिए आपको संविधान से प्रश्न जरूर मिलेंगे। जितना पढ़ा दिया है उसमें से अभी भी 5, 6, 10, 12 सवाल आपको आराम से मिल सकते हैं। क्लासें देखते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।